कई वन्य पशु रात के समय उस तालाब पर पानी पीने के लिए आते हैं। महामंत्री, आपकी वाणी में बहुत चिंता प्रतीत हो रही है। क्या हुआ है, मुझे स्पष्ट बताइए। महाराज, जैसे आपने कहा था उसी प्रकार उन सभी यात्रियों को भी वही अनुभव आया है। जब वो सुबह के समय उस तालाब पर जाते हैं तब तो सब सामान्य होता है, परंतु सूर्यास्त के बाद जब वो उस तालाब पर पहुंचते हैं तब वो पानी काला होता है। सुबह का समय था। महाराज जयंत अपने किसी जरूरी काम से दूसरे राज्य जा रहे थे। जाते हुए मार्ग में उन्हें एक तालाब दिखाई देता है। शाम होने के बाद जब महाराज जयंत वापस अपने राज्य लौट रहे थे तब उन्होंने देखा कि सुबह उन्होंने जिस तालाब को देखा था अभी उस तालाब का पानी काला हो गया है। ये देखकर महाराज अचंभित हो गए और अपने राजमहल लौट आए। राजमहल आने के बाद महामंत्री, आज जब हम दूसरे राज्य का दौरा करने गए थे तब हमें मार्ग में एक तालाब दिखाई दिया। सुबह के समय तो सब कुछ सामान्य था, परंतु जब मैं शाम के समय लौट रहा था तब मैंने देखा कि उस तालाब का पानी काले रंग में बदल गया है। ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? वही सोचकर मैं भी अचंभित हो गया हूँ। किसी तालाब के पानी का रंग बदल कैसे सकता है? महाराज, कदाचित आपने शाम के समय जो तालाब देखा वो कोई और तालाब हो सकता है। नहीं महामंत्री, मुझे ठीक से याद है, वो वही तालाब था। कुछ दिनों के बाद महामंत्री आकर महाराज जयंत को बताते हैं। महाराज, आपने कुछ दिन पूर्व मुझे एक अजीब घटना बताई थी। आपके मार्ग में आपको ऐसा तालाब दिखाई दिया था जिसके पानी का रंग सूर्यास्त के बाद बदल गया था। हाँ, कुछ जानकारी प्राप्त हुई उस रहस्यमयी तालाब के विषय में। हाँ महाराज, आज मुझे कुछ यात्री मिलने आए थे जो हमारे राज्य के मार्ग का उपयोग दूसरे राज्य में जाने के लिए करते हैं। उन यात्रियों में कई व्यापारी हैं, कुछ सामान्य लोग हैं जिनके परिजन दूसरे राज्यों में रहते हैं। उन सभी यात्रियों के मार्ग में वो तालाब पड़ता है। आने वाले सभी यात्री उस तालाब पर विश्राम करने के लिए और जल ग्रहण करने के लिए रुकते हैं। कई वन्य पशु रात के समय उस तालाब पर पानी पीने के लिए आते हैं। महामंत्री, आपकी वाणी में बहुत चिंता प्रतीत हो रही है। क्या हुआ है, मुझे स्पष्ट बताइए। महाराज, जैसे आपने कहा था उसी प्रकार उन सभी यात्रियों को भी वही अनुभव आया है। जब वो सुबह के समय उस तालाब पर जाते हैं तब तो सब सामान्य होता है, परंतु सूर्यास्त के बाद जब वो उस तालाब पर पहुंचते हैं तब वो पानी काला होता है। जब वो पानी पीते हैं तब उनके शरीर पर उस काले पानी का दुष्प्रभाव पड़ने लगता है। तालाब के किनारे पर कुछ वन्य पशुओं के मरे हुए शरीर मिले हैं महाराज। मेरा अनुमान कि कदाचित रात के समय उस रहस्यमय तालाब का काला पानी पीकर उन पशुओं ने अपने प्राण छोड़ दिए हैं। ये तो बहुत गंभीर समस्या है। यदि किसी मनुष्य के प्राण चले गए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हाँ महाराज, मुझे भी वही चिंता है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र उस तालाब के रहस्य को खोजकर उसका उपाय करना चाहिए। वन्य पशुओं के शव से वातावरण भी दूषित हो जाएगा, जिसका प्रभाव बाकी पशु और मनुष्यों पर भी होगा। मैं आज ही जाकर उस तालाब के रहस्य की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता हूँ। सूर्यास्त होने के समय महाराज जयंत उस रहस्यमय तालाब के पास पहुंच जाते हैं। कुछ देर वहां रुकने के बाद सूर्यास्त हो जाता है। सूर्यास्त होने के साथ ही अचानक उस तालाब का पानी काले रंग में बदल जाता है। ये क्या? ये पानी काले रंग में बदल गया? ऐसे कैसे हो सकता है?
मेरी दृष्टि के सामने एकाएक इस पानी ने अपना रंग बदल लिया। अवश्य इस तालाब में ऐसी कुछ बात है जिसने इस जल का पानी दूषित किया है। क्या है ऐसा? ये मुझे ढूंढना ही होगा। महाराज जयंत अपने आप से ये बात कर ही रहे थे कि तभी उस रहस्यमय तालाब के पानी से एक काले रंग की भयानक तांत्रिका बाहर आती है। तुम कौन हो और तुमने इस तालाब को दूषित करके क्यों रखा है? मैं एक तांत्रिका हूँ। एक बहुत बड़े ऋषि ने मेरी विद्याएं मुझसे छीनकर कहीं छुपा दी है। जब तक मुझे मेरी सारी विद्या पुनः प्राप्त नहीं हो जाती, मैं ऐसे ही इस तालाब के पानी को दूषित करती रहूंगी। परंतु तुम्हारे इस प्रतिशोध के कारण कई मनुष्य और वन्य प्राणियों के प्राण संकट में आ रहे हैं। उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। यदि तुम चाहते हो कि ये तालाब फिर से स्वच्छ हो जाए, तो उस ऋषि से मुझे मेरी विद्या प्राप्त करने में सहायता करो। परंतु मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? तुम उस ऋषि के पास जाओ और उनसे मेरी विद्या वापस करने की बात करो। तुम उन्हें विवश करो कि वो मेरी विद्या लौटा दे। मेरे और आसपास के राज्यों के निवासियों और पशुओं की रक्षा करने के लिए मुझे उस ऋषि से बात करनी ही होगी। महाराज जयंत तांत्रिका की बात मानकर ऋषि को ढूंढने चले जाते हैं। तालाब के पीछे एक वन होता है। महाराज जयंत उस ऋषि को ढूंढने के लिए जाते हैं। वन के अंदर बहुत दूर तक जाने के बाद महाराज को एक ऋषि मिलते हैं। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो राजन। राजन, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप पर ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी है जो आपको इस समय मुझसे मिलने यहाँ आना पड़ा है? ऋषिवर, विपदा मुझ पर नहीं अपितु समस्त मानव जाति और पशुओं पर आ रही है। मैं कुछ समझा नहीं राजन, थोड़ा विस्तार से बताओ। ऋषिवर, इस वन के सामने जो तालाब है उसका रहस्य मैं जान चुका हूँ। आपने जिस तंत्रिका की विद्याएं छीनकर उसे छुपा दिया है, उस तंत्रिका ने उस तालाब को दूषित करके रखा है। सूर्यास्त के बाद उस तालाब का पानी काला हो जाता है। जो भी जीव वो पानी पीता है उसके प्राणों पर संकट आ जाता है। उस तांत्रिका का कहना है कि जब तक उसे उसकी विद्या वापस नहीं मिल जाती, तब तक वो तालाब के जल को दूषित करती रहेगी। आप कृपया उस तांत्रिका को उसकी विद्याएं वापस दे दीजिए ताकि शीघ्र ही वो उस तालाब को छोड़कर चली जाए। नहीं राजन, मैं उस तांत्रिका की विद्याएं उससे लौटा नहीं सकता। ऋषिवर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप उस तंत्रिका को उसकी विद्या लौटा दीजिए, अन्यथा वो पूरे समाज को नष्ट कर देगी, साथ ही इस पर्यावरण का भी नाश हो जाएगा। राजन, कदाचित तुम्हें पता नहीं है, परंतु वो तंत्रिका बहुत दुष्ट है। वो उसकी काली विद्या से पूरे मानव जाति को अपना दास बनाना चाहती है। एक बार सब उसके दास बन गए तो वो पूरी पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापन करेगी। उसकी काली विद्या और दुष्ट हेतु से पूरी पृथ्वी को नष्ट कर देगी। इसी कारण से मैंने उसकी विद्याएं उससे छीनकर एक सुरक्षित स्थान पर छुपा कर रखी हैं। परंतु ऋषिवर, अब इस स्थिति का क्या उपाय हो सकता है? एक राजा होने के कारण मेरा ये कर्तव्य है कि मैं अपने और बाकी राज्यों के प्रजनन तथा सभी जीवों का रक्षण करूं। यदि मैं उनके प्राणों का रक्षण नहीं कर पाया तो मेरा जीवन तो व्यर्थ हो जाएगा। राजन, तुम्हारा कथन और समस्या उचित है, कोई तो उपाय ढूंढना पड़ेगा।
ऋषिवर कुछ देर विचार करते हैं। फिर एक उपाय है राजन, उस दुष्ट तंत्रिका की विद्या अभी उसके पास नहीं है। वो सूर्यास्त के बाद अंधेरे में तो उस पानी को दूषित कर देती है, परंतु वो उजाले में कुछ नहीं कर पाती है। मैं उसे उसकी विद्या लौटा दूंगा, परंतु वो उस विद्या का उपयोग ना कर पाए, इसलिए तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। अवश्य ऋषिवर, उस दुष्ट तंत्रिका से समाज को मुक्त करने के लिए आपकी सहायता करना ये मेरा उत्तरदायित्व है। आप केवल मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। राजन, तुम एक उत्तम धनुर्धर हो। मैं जब उस तांत्रिका के सामने जाऊंगा तब वो तालाब के पानी के ऊपर आएगी। मैं उसकी विद्या उसे लौटा दूंगा। जब मेरा कार्य आखिरी चरण में होगा तब तुम अपने केवल एक दिव्य बाण से उस तांत्रिका के शरीर को एक पत्थर में बदल दो। जब तांत्रिका का शरीर पत्थर का बन जाएगा तब वो उसे पुनः प्राप्त हुई विद्या का उपयोग नहीं कर पाएगी। अवश्य ऋषिवर, मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए उस दुष्ट तांत्रिका को पत्थर का बना दूंगा। कुछ देर के बाद महाराज जयंत ऋषिवर के साथ उस तालाब के पास आते हैं। उन्हें देखकर तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगती है। अंततः तुम्हें यहाँ वापस आना ही पड़ा ऋषि। मुझे पता था कि जब मनुष्यों और अन्य जीवों पर संकट आएगा तब तुम अवश्य मेरी शरण में आओगे। मैं तुम्हारी शरण में नहीं आया हूं तांत्रिका, परंतु तुमने अपनी विद्या पुनः प्राप्त करने के लिए दूसरों के प्राणों पर संकट लाने का जो प्रयत्न किया है उसके कारण यहाँ आना पड़ा है। मेरे लिए तुमसे ज्यादा उन सभी जीवों के प्राणों की रक्षा करना अधिक आवश्यकता लगती है। कारण कोई भी हो, मुझे मेरी विद्या प्राप्त होने वाले हैं। मेरे लिए यही बहुत है। अब ज्यादा समय ना गवाकर मुझे मेरी विद्या वापस दे दो। ठीक है, अपने हाथ आगे करके अपनी विद्या को ग्रहण करो। तंत्रिका अपने दोनों हाथ आगे करके खड़ी हो जाती है। ऋषि कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं और वहाँ एक रोशनी का गोला तैयार हो जाता है। ऋषि का मंत्र बोलना शुरू ही होता है, वो रोशनी का गोला तंत्रिका के हाथ में चला जाता है। तंत्रिका खुश हो जाती है और मेरी विद्या मुझे वापस मिल गई। अब मैं पूरी पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करूंगी। तंत्रिका ऐसे कहकर खुश हो रही थी, तभी महाराज जयंत अपना धनुष उठाते हैं। फिर वो एक मंत्र बोलकर एक दिव्य बाण उत्पन्न करते हैं। महाराज जयंत उस बाण को तंत्रिका पर छोड़ देते हैं। तंत्रिका को वो बाण लग जाता है और वो पत्थर की बन जाती है। अद्भुत। महाराज जयंत, आपकी धनुर्विद्या को मैं प्रणाम करता हूँ। आपके इस दिव्य बाण से ये दुष्ट तांत्रिका पत्थर तो बन गई है, परंतु भविष्य में कोई और तांत्रिक या उसके जैसा कोई दुष्ट व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए इसे पुनः जीवित कर सकता है। यदि ये पुनः जीवित हो गई तो इसकी शक्ति बढ़ जाएगी, फिर इसे परास्त करना संभव नहीं होगा। आदेश दीजिए ऋषिवर कि इस तांत्रिका के पत्थर की देह का क्या करना है। राजन, जैसे आपने एक ही बाण से इसके शरीर को पत्थर का बना दिया था, उसी प्रकार एक ही बाण से इस पत्थर के देह के टुकड़े कर दीजिए। एक बार इसके देह के टुकड़े हो जाएंगे तो फिर इसे कोई भी एकत्रित नहीं कर पाएगा। उचित है ऋषिवर, मैं अभी इस पत्थर के देह के टुकड़े कर देता हूँ। महाराज जयंत फिर एक बार अपना दिव्य बाण चलाते हैं और उस दुष्ट तंत्रिका के पत्थर की देह के टुकड़े हो जाते हैं। वो सारे टुकड़े तालाब के तल में चले जाते हैं।
वो तालाब उस दुष्ट तंत्रिका के दुष्ट हेतु से मुक्त हो जाता है। महाराज अपने महल लौट जाते हैं। अगली शाम महाराज जयंत अपने महामंत्री के साथ फिर उस तालाब पर चले जाते हैं। वो देखते हैं कि तालाब का पानी अब स्वच्छ हो गया है। कई मनुष्य और पशु पक्षी उस तालाब का पानी पी रहे हैं। महाराज, आपने अपने इशारे से एक बार फिर समस्त राज्य और बाकी यात्रियों तथा पशु पक्षियों के प्राणों की रक्षा की है। ये तो मेरा कर्तव्य है महामंत्री। अब इस तालाब का रहस्य खुल गया और ये तालाब अब उस दुष्ट तांत्रिका की दुष्ट शक्ति से मुक्त हो गया है। इसी में मैं प्रसन्न हूँ। अब देखिए कितनी प्रसन्नता है यहाँ पर। जी महाराज, आज के बाद इस तालाब पर सिर्फ प्रसन्नता का ही वास होगा और आने जाने वाले सभी यात्री भी सुखपूर्वक यहाँ विश्राम कर सकते हैं। महाराज जयंत महामंत्री के साथ अपने राजभवन में लौट जाते हैं। रहस्यमय तालाब दुष्ट तंत्रिका के चंगुल से सदा के लिए मुक्त हो जाता है और सभी प्रजाजन सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। हरिहरपुर गांव में हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जिंदगी मुस्कुराना शुरू कर देती थी। मिट्टी की महक, पनघट की हंसी और खेतों की हरियाली इस गांव को जीवंत बना देती थी। इसी गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में दो बहनें रहती थीं। राधिका और मेघा बचपन में दोनों बहनें एक दूसरे की परछाई हुआ करती थीं। साथ पढ़ना, खेलना, हंसना, लड़ना, दोनों का रिश्ता किसी कहानी से कम न था। लेकिन किस्मत ने समय के साथ दोनों की राहें जुदा कर दी। राधिका के कम पढ़े लिखे होने के कारण राधिका का विवाह एक गरीब परिवार में हुआ। वहीं मेघा, जो छोटी थी लेकिन बेहद सुंदर, किस्मत की मेहरबानी से एक धनी परिवार में ब्याही गई। दीपक, मेघा का पति, एक बड़ा कारोबारी था। शादी के बाद मेघा के पास सब कुछ था। दौलत, गहने, आलीशान घर, नौकर चाकर, पर उसे जो नहीं था वह थी विनम्रता। सुंदरता और दौलत ने उसमें एक गहरा अहंकार भर दिया था। दोनों बहनें आसपास ही रहा करती थीं। जब भी मौका मिलता मेघा राधिका को उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाने की कोशिश करती। अरे राधिका, तुझे पता है अभी मेरे पति ने मुझे सोने का झुमका दिलाया और तुम्हारे खेत के पास वाला जो खेत है वह भी हम खरीद रहे हैं। तुमने तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा होगा, मगर कर भी क्या सकते हो। तुम्हारे पति के तो खाने के ठिकाने नहीं है, वह तुम्हें क्या खरीद कर देगा। राधिका मन महसूस कर रह जाती, लेकिन उसकी जुबान पर कभी कोई कटु वचन नहीं आता। वह जानती थी कि मेघा अभी भी उसकी वही छोटी बहन है जो कभी उसके गोद में सिर रखकर कहानियां सुना करती थी। राधिका के दिन बड़ी तंगहाली में गुजर रहे थे। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुट पाती थी। कई बार मेघा से मदद की गुहार की। अरे मेघा बहन, आज हमारे घर पर अन्न का एक दाना भी नहीं है। ऐसे में मेरे पति जमींदार के घर पर गए, मगर जमींदार ने पैसे देने से इनकार कर दिया। तो मेघा बहन, आज तुम थोड़े पैसे की मदद कर दो। फसल बिकते ही हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। अरे बहन, तू आज पैसे मांगने आई है? अगर तू कल पैसे मांगने आती तो मैं तुझे थोड़े बहुत पैसे दे भी देती। मैंने तुझे बताया था ना, तुम्हारे खेत के पास वाला खेत जो हम खरीद रहे हैं। तो आज सुबह सुबह मेरे पति घर में जितने भी पैसे थे सभी लेकर चले गए। घर में आज पैसे नहीं हैं। मेघा ने कभी उसकी कोई मदद नहीं की। एक दिन राधिका ने सोचा, मेघा ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैं मेरे बड़े विनय भैया के घर जाकर उनसे पैसे मांगती हूँ। वह मुझे पैसे देने से मना नहीं करेंगे। आगे बढ़ने पर उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई पड़े। अरे बाबा, इतनी गर्मी में आप ये भारी मटका लेकर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं बेटी, बस ये पास वाले गांव में मेरा घर है, वहीं ये पानी का मटका लेकर जा रहा हूँ।
अच्छा, मैं भी गांव की ओर जा रही हूँ। लाओ, अपना ये मटका मुझे दे दो। नहीं बेटी नहीं, मैं तो ले जाऊंगा ये मटका। तू क्यों तकलीफ उठाती है? अरे बाबा, मैं भी तो तुम्हारी बेटी जैसी हूँ। लाओ, दे दो मुझे ये मटका। राधिका ने मटका ले लिया। दोनों साथ साथ गांव पहुंचे। राधिका ने बूढ़े बाबा के घर तक मटका छोड़ दिया। ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ। राधिका अपने भाई के घर पहुंच गई, मगर उस समय भाई घर पर नहीं था। अरे भाभी, भैया कहाँ पर हैं? वो अभी घर पर नहीं है। अरे, मुझे भैया से जरूरी काम था। क्या काम अरे, है? मुझसे मुझे कहो। भैया से जरूरी काम था। मैं क्या बताऊं? अभी हमारे घर के हालात बहुत खराब हैं। हमारे पास 2 वक्त के खाने के भी पैसे नहीं हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई पैसों का पेड़ है जिसमें से पैसे तोड़कर तुम्हें हम दे दें? हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। ठीक है, पैसे मांगने के अलावा कोई काम हो तो बताओ, वरना यहाँ से जाओ। भाभी ने उसे घर से भगा दिया। दुखी होकर वह अपने गांव वापस लौटने लगी। बेटी तू इस गांव में किसके घर आई थी? अरे बाबा, मैं वो अपने भैया के घर पर उनसे मिलने आई। राधिका ने अपनी पूरी कहानी बाबा को बताई। बेटी ले, तू अच्छा, इन तीनों घड़ों में से इसका एक घड़ा मतलब ले ले। बेटी क्यों बाबा? आज भी अपन दोनों को बेटी, भूखा रहना तीनों पड़ेगा। घड़ों से दूर से पैदल चलकर आई है और पैदल ही चलकर तुझे जाना है। बेटी, अगर तुझे रास्ते में भूख लगे तो ये घड़े के अंदर लड्डू है, तू वो लड्डू खा लेना। पेटी नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए। आपने मुझसे पूछा वही बहुत है। अरे बेटी ले लो। अरे बेटी, तू भी तो मेरी बेटी जैसी है। तू भी तो मेरी फिर बाबा बेटी के जैसी है। बार कहने से राधिका वह घड़ा बाबा से ले लेती है और फिर अपने घर की ओर जाने लगती बाबा, है। अब मैं और फिर अपने घर की ओर जाने लगती है। अरे राधिका, आज तुम अपने बड़े भैया के घर गई थी। तुम्हारे भैया ने कुछ मदद करी? मैं वहां गई थी, मगर भैया तो घर पर नहीं थे और भाभी ने तो मुझे घर से भगा दिया। अच्छा, इसका मतलब आज भी अपन दोनों को भूखा रहना पड़ेगा। नहीं, आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मतलब पैसे मिले क्या? अरे नहीं, मैं जब भैया के घर से वापस लौट रही थी तब मुझे रास्ते में बाबा मिले और वो बाबा ने मुझे एक लड्डू से भरा घड़ा दिया कि रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। मगर मैंने वो लड्डू नहीं खाए। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ फटाफट से तुम वो लड्डू ले आओ, हम दोनों खाएंगे। आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। और जैसे ही राधिका घड़े को खोल कर देखती है तो वह चौंक जाती है। अरे बाप रे, सोने की मोहरे, वो भी इतनी सारी। अरे क्या हुआ? अरे बाप रे बाप, इतनी सारी सोने की मोहरे। तुम्हें यह घड़ा किसने दिया? मैं सच कह रही हूँ, मुझे ये घड़ा एक बाबा ने दिया। अरे बाप रे बाप, भाग्यवान, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने अपनी सुन ली। तुम सच बोल रहे हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। राधिका और उसके पति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर वो दोनों ने गांव में खेती के योग्य एक जमीन खरीदी। राधिका की तरक्की देखकर मेघा को बहुत जलन हो रही थी। अरे सुनो जी, ये मेरी बहन इतनी पैसे वाली कैसे बन गई? उसके पास इतना धन कहाँ से आया? कुछ दिन पहले तो ये मेरी बहन भिखारी जैसी अपने घर पर भीख मांगने आई थी और अब तो हमसे भी ज्यादा पैसे वाली हो गई। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। पहले तुम्हारी बहन का पति लोगों के खेत में दहड़े काम करता था और एकदम से इतना पैसा कहाँ से आया? मगर अभी कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारी बहन को तुम्हारे भाई के घर की ओर जाते देखा था। क्या भैया के घर की ओर? हाँ, मुझे तो लगता है भैया के घर से ही इतनी सारी धन दौलत लेकर आई होगी। मगर तुम्हारा भाई कैसा है जो सारा धन तुम्हारी छोटी बहन को ही दे दिया? उसकी बहन तुम भी तो हो ना? भाई के लिए तो दोनों बहन सामान्य है, तो फिर दोनों बहनों को बराबर का हिस्सा देना चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। भैया की संपत्ति पर जितना उसका अधिकार, उतना ही मेरा अधिकार है। हम कल सुबह ही मेरे भाई के घर चलेंगे। फिर वह दोनों सुबह सुबह अपने बड़े भैया के घर उनसे मिलने जाते हैं। उन्हें भी रास्ते पर वही बाबा दिखाई पड़ते हैं। अरे बेटी, तुम जरा ये मटके को उठाकर मेरे कंधे पर रख दोगी क्या बेटी? क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर सकते हो क्या? मैं बूढ़ा हो गया हूँ बेटी,
मुझसे ज्यादा भार नहीं उठता। तो कृपया करके बेटी, बस तुम ये मटका मेरे कंधे पर रख दो बेटी। रख दो तो क्या? हमसे पूछकर बुढ़ा हुआ था, खुद ही तो बुढ़ा हुआ है। अरे भाग्यवान, तुम भी कहाँ इस बुड्ढे की बातों में आ रही हो? जल्दी जल्दी चलो, हम घर पहुँचने ही वाले हैं। मगर मेघा ने उन बाबा की कोई मदद नहीं की। वह उसके भाई के घर पहुंच जाती है। अरे भैया भाभी, अभी कुछ दिन पहले छोटी बहन राधिका यहाँ पर आई थी क्या? हाँ मेघा, थोड़े दिन पहले राधिका आई थी, मगर मैं उससे नहीं मिला। जब वह घर आई थी मैं बाहर शहर में था, उससे केवल तुम्हारी भाभी ही मिली। भाभी, तुमने उसे कुछ दिया था क्या? नहीं, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं दिया। हमारे पास कुछ होगा तो ही तो उसे देंगे। अच्छा, इसका मतलब आपने उसे कुछ नहीं दिया। ठीक है भैया, हम चलते हैं। अरे अभी तो तुम दोनों आए हो और इतनी जल्दी जा भी रहे हो, खाना तो खाकर जाओ। नहीं, हम यहाँ से निकल रहे थे तो हमने सोचा कि भैया से मिलते हैं। ठीक है, हम चलते हैं। अरे भैया ने तो उसको कुछ भी नहीं दिया, तो फिर उसे इतना सारा धन माया फिर कहाँ से मिला? मैं भी वही सोच रहा हूँ। इतनी धूप में चलने के बाद मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है। तुम्हें भैया के घर पर प्यास नहीं लगी क्या? तुम जाकर कहीं से जल्दी से पानी लेकर आओ, मुझे चक्कर जैसा लग रहा है। क्या हुआ बेटा, मेरे घर की तरफ कैसे आना हुआ? बाबा, एक लोटा पानी मिल सकता है क्या? क्यों नहीं बेटी, आओ आओ, मेरे घर के अंदर आओ। हमने तो तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया था, तो भी तुमने हमें पानी दिया है। तो क्या हुआ बेटी, वो तुम्हारा कर्म था, ये मेरा कर्म है। और बेटी, तुम दोनों को मैंने इस गांव में पहली बार देखा। तुम दोनों इस गांव में किसके घर आए हो? अरे बाबा, इस गांव में मेरे बड़े भैया रहते हैं, उनसे मिलने हम इस गांव में आए हैं। अच्छा बेटी, तुम वो हरिया की बहन हो ना? बेटी, तुम्हारी एक और भी बहन है ना, जो थोड़े दिन पहले तुम्हारे भाई से मिलने आई थी? बाबा, वहाँ थोड़े दिन पहले भैया से मिलने आई थी, मगर बाबा तुम्हें कैसे पता? अरे बेटी, जिस जगह तुम मुझे आज मिली थी, थोड़े दिन पहले तुम्हारी बहन भी मुझे वही मिली थी। उस बेचारी बच्ची ने मेरा मटका मुझसे लेकर मेरे झोपड़ी तक छोड़ा। मगर बाबा, तुम्हें पता है, जब से मेरी बहन भैया के घर से होकर आई है, जब से उसके पास में खूब धन दौलत हो गई है। बताता हूँ बेटी, बताता हूँ। उस बच्ची के पास जितनी भी धन दौलत आई है, वो उसके अच्छे कर्म और अच्छी नीयत के कारण उसे प्राप्त हुई है। बाबा, मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं आ रही। और मेरी बहन के ऐसे क्या अच्छे कर्म हैं जो उसे इतना धन मिल गया? कर्म और नियत अच्छी होने से ही धनवान कैसे हो सकते हैं बाबा? तुम कैसी बात कर रहे हो? बताता हूँ बेटी, बताता हूँ, सब बताता हूँ। बेटी, यहाँ पर जितने भी ये घड़े रखे हैं, ये कोई सादा धार घड़े नहीं हैं। ये घड़े मनुष्य के कर्मों और मनुष्य की अच्छी नीयत के परिणाम देने वाले घड़े हैं। क्या? इंसान के कर्मों का घड़ा? ये कैसा खड़ा है बाबा? मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ गई। ये कर्मों के घड़े हैं। अपना जैसा कर्म होगा, इस घड़े में से अपने कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। ठीक कहा बेटी, बिल्कुल ठीक कहा। बाबा, आपको विपत्ति ना हो तो एक घड़ा क्या हमें आप दे सकते हैं? हम भी हमारा कर्म आजमा कर देखते हैं। क्यों नहीं बेटी, क्यों नहीं। ले लो, तुम भी एक घड़ा ले लो। तुम भी अपने कर्म और अपनी नीयत का फल पाओ। मेघा को भी बाबा ने एक घड़ा दे दिया और वह दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर रात के समय जैसे ही वह घड़ा खोलते हैं, उनके घड़े में से बहुत सारे कीड़े निकलने लगते हैं। अपने कर्मों के हिसाब से हमको ये बिल्कुल सही मिला है। हम बहुत लालची थे। तुम्हारी बहन बेचारी इतनी मजबूरी की मारी अपने पास कुछ पैसे की मदद मांगने आई थी, लेकिन हमने उसकी मदद नहीं करी। कर्म ऐसे करने के बाद हम अच्छे फल के परिणाम की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे अपने पैसे का बहुत घमंड था। मैंने मेरी बेचारी बहन की मजबूरी नहीं समझी। मैं कैसे भी करके बस अपनी अमीरी से उसे नीचा दिखाती। मेघा और उसके पति को अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था।